नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजनीतिक दुर्दशा की और इसके केंद्र में रहेंगे कपिल सिब्बल, कांग्रेस पार्टी और हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका। और तीनों का जो है वो हम विस्तार से इसमें आकलन करने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आज आखिर ये दुर्दशा के कगार पर क्यों खड़े हैं। क्योंकि जब भी हम दुर्दशा की बात करते हैं तो रामायण काल की आपको पता होगा, जो रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित हुई उसमें दुर्दशा को लेकर भगवान राम ने जिस तरीके से उसकी व्याख्या की रावण के सामने, और क्यों की? क्योंकि रावण के पास एक से बड़े एक योद्धा थे। रावण खुद जो है वो बहुत बलशाली था, उसके पास जो है वो सोने की लंका थी, लेकिन फिर भी भगवान राम के सामने वो ऐसा ही स्थिति में खड़ा था। और जिस दिन भगवान राम का रावण से सामना हुआ, भगवान राम चाहते तो रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, रावण को जाने दिया और यह तक कह दिया कि नियत्य के ऊपर जो है वो योद्धा वार नहीं करते हैं। तो उस प्रसंग से आपको याद आएगा कि दुर्दशा जो है वो होती क्या है। अब जब हम इसको कपिल सिब्बल के संदर्भ में देखते हैं तो कपिल सिब्बल के संदर्भ में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुर्दशा के किस कगार के ऊपर खड़ा है। जो व्यक्ति 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहा, मानव संसाधन विकास मंत्री रहा, कानून मंत्री रहा, और एक दिन उसने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद में हालांकि कहने को तो निर्दलीय के रूप में नामांकन भरने के लिए कहा गया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा। तो कपिल सिब्बल का जो अमृत काल था 2014 के बाद, उसके ऊपर एक ग्रहण लग गया और वो ग्रहण था नरेंद्र मोदी। उसके बाद में कपिल सिब्बल ने ज्यादातर जो मुद्दे, या हम कहें कि ज्यादातर जो सर्वोच्च न्यायालय के केस अपने हाथ में लिए, वो सब एक के बाद जो है वो एक हारते चले गए। ऐसे में हम बहुत सारे मुद्दों की बात कर सकते हैं। राम मंदिर का मुद्दा आप जो है वो केस आप देख लीजिए, धारा 370 को वापस लाने का आप देख लीजिए, इसके अलावा आप जो है वो वक्फ बोर्ड का देख लीजिए। तो एक के बाद एक तमाम बहुत सारे ऐसे मुकदमे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कपिल सिब्बल को अपनी मुंह की खानी पड़ी। लेकिन कपिल सिब्बल के साथ जो है वो कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं, उनका हम बाद में आए। पहले हम कपिल सिब्बल की बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कपिल सिब्बल की चर्चा क्यों की। अमित शाह का एएनआई पे एक पॉडकास्ट हुआ और उस पॉडकास्ट में जगदीप धनखड़ को लेकर क्वेश्चनिंग की गई। अब जगदीप धनखड़, जिनका इस्तीफा जो है वो अचानक से होने की वजह से सुर्खियों में रहा, अब पूरे देश को यह तो पता है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो है वो हुआ क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि अगर जगदीप धनखड़ ये कहते हैं कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा हुआ है, तो ये किसी को डाइजेस्ट होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की स्टेप क्यों ली? तो उसके अगर आप देखोगे सेंटर में, तो वो थी जगदीप धनखड़ की, या हम कहें कि जगदीप धनखड़ का जो नेचर था, क्योंकि नेचर कहना मुझे लगता है कि ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ जिस स्वभाव के थे, उस स्वभाव में जो है वो इस तरह का टकराव होना ये लाजमी है, और ऐसा ही जो है वो हुआ भी। अब इस पे जो है वो तमाम तरीके की चर्चा और बहस जो है वो पहले ही हो चुकी है। लेकिन कपिल सिब्बल ने अमित शाह से यह पूछा कि वो असत्य नहीं बोलते, तो वो ये बताएं कि जगदीप धनखड़ लापता क्यों है। क्या वो स्वस्थ है, किसी हॉस्पिटल में तो नहीं है, या फिर वो टेनिस खेल रहे हैं? एक्चुअल में ये जो था वो तंज था, और जगदीप धनखड़ को लेकर जो है वो खबर आ भी गई कि वो स्वस्थ है, और अभी जो है वो उपराष्ट्रपति भवन में वो रह रहे हैं। जब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और उसके बाद में जगदीप धनखड़ को अपना बंगला जो है वो सरकारी निवास खाली करना पड़ेगा। यह जो है वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें समय जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जगदीप धनखड़ के लापता होने की जो बात कर रहा है कपिल सिब्बल, आखिर कपिल सिब्बल की आज की स्थिति खुद की कहां है? जो व्यक्ति
एक समय में कांग्रेस पार्टी में अपनी जो है हम कहें कि बहुत बड़ी इमेज रखता था, बड़े नेताओं में जिसका शुमार होता था, 30 साल तक जिसने अपनी जीवन के कांग्रेस पार्टी को दिए। सिविल सर्विसेज में नंबर आने के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वकालत का पैसा चुना और उसके बाद में वो संपर्क में आए 1998 में कांग्रेस पार्टी के। अब उसके बाद में फिर जो है वो चुनाव भी लड़े, चांदनी चौक जैसी सीट से दिल्ली के। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी उस वक्त अहमियत क्या थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ नेताओं का एक ग्रुप ऐसा था जो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी की भी दुर्दशा जुड़ी हुई है, जो कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के नेतृत्व को अस्वीकार कर रहे थे। उनका मानना था कि गांधी परिवार को अब कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उसको छोड़ देना चाहिए, और उसमें सबसे आगे आगे की लाइन में खड़े थे कपिल सिब्बल। तो G23 का एक ग्रुप बना और उस वक्त आपने देखा होगा उदयपुर का एक चिंतन मंथन शिविर जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखा गया था। कपिल सिब्बल को बुलाया भी गया था, लेकिन कपिल सिब्बल उसमें नहीं गए थे। अब इसमें आप कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा को देखोगे तो आज के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा, जिसका मंथन जो शिविर था, चिंतन मनन शिविर, उसमें होना यह चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी की लगातार 2 लोकसभा चुनावों में बहुत कम सीटें आने का कारण क्या था और उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। लेकिन उस चिंतन शिविर में ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसमें सिर्फ इतना हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी की आलोचना किस तरीके से की जाए। तो आप सोच के देखिए, कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा, जिसके पास G23 के सदस्य कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, मिलिंद देवड़ा, पृथ्वीराज चव्हाण, आपका मनीष तिवारी, शशि थरूर, और इसके अलावा आनंद शर्मा की हम बात कर सकते हैं, संदीप दीक्षित की बात करते हैं, रेणुका चौहान, ऐसे लीडर्स। तो आप एक के बाद एक शशि थरूर और मनीष तिवारी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन किस दर्जे के हैं? दोयम दर्जे के नेता बने हुए हैं। तो कपिल सिब्बल ने मई 2022 में 16 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और 19 मई को आजम खान की जमानत करवाते हैं। ये भी बड़ी जो है वो इनकी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि कई लोगों को लगता है कि आखिर ये समाजवादी पार्टी के कांटेक्ट में आए कैसे। उस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ, आजम खान की तरफ से ये केस लड़ रहे थे। आजम खान को जमानत दिलवाई और उसके बाद 4-5 दिन में ही जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से, या हम कहें कि निर्दलीय के रूप में, राज्यसभा का नामांकन भर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला नहीं बोला। जिस तरीके से आपने देखा होगा उस वक्त के जो दूसरे नेता थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर तीखा हमला बोला था, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। अब ऐसे में कपिल सिब्बल, क्योंकि कपिल सिब्बल पैसे से वकील है और इनको पता है कि अपना काम जो है वो किस तरीके से करते रहना, तो कपिल सिब्बल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और राज्यसभा में जो है वो पहुंच गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके समर्थन की वजह से। तो आज आप देखिए, जगदीप धनखड़, सवाल पूछे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो पहला सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता है क्या जगदीप धनखड़? तो इसका जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। फिर दूसरा सवाल है कि क्या जगदीप धनखड़ समाजवादी पार्टी के नेता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर आखिर कपिल सिब्बल को इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि कपिल सिब्बल इस तरीके के स्टेटमेंट देकर वो राजनीति में बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उनको साइड किया, उसके बाद से कपिल सिब्बल की जो राजनीतिक कैरियर है वो खुद दांव पे लगा हुआ है। तो इसको बचाने के लिए देर सवेर ये लोग जो है वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते आए हैं। तो कपिल सिब्बल की दुर्दशा आप समझ सकते हो, कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा को भी आप जो है वो इसी के तरीके से समझ सकते हो। और तीसरा, जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका पर समय समय पर जो है ऐसे फैसले आए जिनके ऊपर संदेह होना लाजमी है। जिस तरीके से बिहार के पटना के एक जो जज थे, उन्होंने सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला बोला था, आप याद करिए।
कपिल सिब्बल को लेकर कि किस तरीके से एक फोन आता है और रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाकर किसी की जमानत करवा दी जाती है। और उस वक्त कपिल सिब्बल और उस वक्त के तत्कालीन सीजेआई, आपको नाम लेने की जो है वो मुझे लगता है जरूरत नहीं होगी, चंद्रचूड़ सिंह, उसी एक जो है वो सेरेमनी में एक प्रोग्राम में थे जहां पर ये फोन का खुलासा हुआ था, फोन आया था। अब उस पर अगर हम उस केस की डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा जो है वो समय लगेगा, लेकिन वो आप मुझे लगता है कि आप सभी को पता भी है। उसके बाद में आपने देखा जिस तरीके से एक ऐसा जज हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का, जिसके घर पे नोटों के बंडल जो है वो जल जाते हैं, यशवंत वर्मा की मैं बात कर रहा हूं। और अब उससे भी विस्फोटक एक खुलासा जो है, अगर हम इस वीडियो की तरफ से देखें तो अब एक जस्टिस और हैं और उन जस्टिस का नाम है शरद कुमार शर्मा। शरद कुमार शर्मा ने जिस तरीके का बम फोड़ा है न्यायपालिका के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि न्यायपालिका जो है वो कितनी बायस हो सकती है। अब चूंकि हम जो है वो किसी जज के खिलाफ या किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग सकता है, लेकिन राजनेता किस तरीके से न्याय व्यवस्था के साथ खेल सकते हैं, ये उसका एक जो है वो नायाब उदाहरण है। मामला जो है वो 2023 का है। एक हैदराबाद की कंपनी जो दिवालियापन होने के कगार पे थी और उसको दिवालियापन के, हम कहें कि दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया में डाल दिया गया। वो कंपनी जाती है और उसको उसको जो है वो चुनौती दी जाती है उसके आदेश को। तो इसके आदेश में अगर आप देखोगे तो 18 जून, अभी की मैं बात कर रहा हूं 2025 को, इसके फाइनल सुनवाई के बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 7 दिन का समय दिया गया दोनों पक्षों को, लिखित में जो है वो जो भी उनको कहना है सुप्रीम कोर्ट को, वो लिखित में जो है वो अपनी वो दे सकते हैं लिखकर। अब उसके बाद में आप देखिए कि 13 अगस्त को शरद कुमार शर्मा जो है वो इस फैसले से अपने आप को अलग कर लेते हैं। क्या कहकर अलग करते हैं? तो हाई कोर्ट के ये जज ये कहकर, ट्रिब्यूनल कोर्ट के ये जज जो है वो ये कहकर अलग हो जाते हैं कि उनको उनसे भी ऊपर किसी कोर्ट के जज का, मतलब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का जो है वो मैसेज आता है कि आप जो है वो उस कंपनी के फेवर में जो है वो फैसला दीजिए। तो ये है हमारी न्यायपालिका। और हम जो है वो हर बार बात करते हैं कि आखिर जो है, हम जब भी केंद्र सरकार या कोई भी ऐसा कोई वास्ता होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है वो रोड़ा क्यों बन जाता है? आखिर ये किस मानसिकता से जो है वो लोग इसमें आते हैं न्यायपालिका में? तो कपिल सिब्बल के प्रभाव को मैं इसलिए जोड़ के देख रहा हूं क्योंकि कपिल सिब्बल का प्रभाव क्या था? कपिल सिब्बल का प्रभाव यह था कि वो न्यायपालिका के दरवाजे कभी भी किसी के लिए भी खटखटा सकता था, जबकि आम आदमी के लिए जो है होता यह है कि आपको पहले सेशन कोर्ट जाना होता है, फिर हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आप विवादास्पद कैटेगरी में खड़े हो, आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हो, और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे अगर आपके वकील है, तो वो आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खुलवा सकते हैं और उसके बाद में अपने हक में जो है वो फैसला भी दिलवा सकते हैं। तो ये है हमारी न्यायपालिका। तो अब आप अगर हम इन तीनों को इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं आज के संदर्भ में, तो आप देखिए कपिल सिब्बल जिसका खुद का राजनीतिक कैरियर किस दशा में आ गया, एक वक्त मानव संसाधन विकास मंत्री रहे और कानून मंत्री, और आज वो जगदीप धनखड़ को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं अमित शाह से। तो अमित शाह के सामने इस वक्त कपिल सिब्बल की हैसियत क्या है? तो यह है दुर्दशा। दूसरा कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने के लिए, तो चलो कि जगदीप धनखड़ के बहाने आप अपने आप को राजनीति में जिंदा रखना चाहते हो। दूसरा है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से अभी चल रहा है, आखिर वो और उसका कारण क्या है, तो आपको मिलेगी दुर्दशा। और तीसरा न्यायपालिका। तो न्यायपालिका हमारी जो है वो कहां खड़ी है? जब मोहम्मद रियाज ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पोस्ट कर दे इंस्टाग्राम पर, और आप चेक कर लीजिए इलाहाबाद का ये लड़का है, कि पाकिस्तान जिंदाबाद था और आप कुछ भी कर ले, हम पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहेंगे, और उसको जमानत दे दे कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से। अब आप सोचिए
कि पाकिस्तान जिंदाबाद उस स्थिति में जब ऑपरेशन सिंदूर और तनाव जो है वो अपनी चरम सीमा पर हो और इस तरीके से फैसले हो, तो फिर आप न्याय की जो है या न्याय के लिए किसका दरवाजा खटखटाओगे? तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।